आदाब नमस्कार, मेरा नाम है मोनी सनवर और आप देख रहे हैं मुंसिफ टीवी की खास पेशकश बेबाक मुंसिफ। बिहार के चुनावी मैदान में आज एक बार फिर वादों की बारिश हो रही है। तेजस्वी यादव की मां योजना से लेकर एनडीए के विकास मॉडल तक हर पार्टी जनता को गारंटी दे रही है, लेकिन जनता पूछ रही है कि रोजगार कब मिलेगा। आज की बड़ी खबर, क्या बिहार को सच में आर्थिक न्याय चाहिए या चुनावी नारे बदल गए हैं? क्या यह मां योजना बिहार की सच्ची बेटी साबित होगी या फिर वादों की दूसरी किताब का ये सिर्फ एक नया पन्ना है? आज इसी पे चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए मेरे साथ कुछ गेस्ट जुड़ रहे हैं। मेरे साथ पंकज यादव होंगे, कांग्रेस प्रवक्ता। मेरे साथ मेहताब सिद्दीकी होंगे, आरजेडी प्रवक्ता। मेरे साथ हैं अविनाश पासवान, जेडीयू प्रवक्ता, गुंजन बेगाना भाजपा प्रवक्ता और विनय मिश्रा जनसुराज पार्टी से हमारे साथ जुड़ेंगे। मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, मैं उनका भी इस्तकबाल करता हूं। आप सभी का इस्तकबाल जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आप ही की तरफ आता हूं और सवाल बड़ा अहम, क्योंकि वादों की जो जिस तरीके से चीजें अभी झड़ी लगी हुई हैं, तो इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े होते हैं। और सबसे पहले मैं पंकज यादव आपसे सवाल, बड़ा अहम सवाल। तेजस्वी यादव जो है मां योजना पर एक बड़ी आज बहस छिड़ गई है। जहां तेजस्वी यादव आए, उन्होंने आर्थिक विकास की बात करी, बिहार के मॉडल की बात करी और सबसे बड़ी बात बिहार को पलायन वाले मुद्दे को लेकर जिसमें हर बार घेरा गया, वही टॉपिक भी आज उन्होंने दोबारा से एक बार फिर ऐसा लगा कि जख्म को कुरेदने का काम किया। तेजस्वी यादव की मां योजना पर पंकज जी, आपकी राय क्या है? क्या यह सच में गरीबों के लिए आर्थिक न्याय है या सिर्फ ये जो बिहार चुनाव चल रहे हैं इसके लिए एक नया नारा? नहीं, देखिए, लगातार हम लोग इस बात पे चर्चा भी कर रहे थे और ये चुनाव से पहले हमारा माँ बहन योजना का प्रोग्राम, माँ बहन योजना के नाम से हम लोगों ने बहुत सारी काम किया, जैसे फॉर्म भराना, उन सब लोगों की सुविधाएं के बारे में और खासकर उनके जो व्यवस्थाएं थी वो अभी तक जो भी सरकार ने 20 साल में लगातार जो कहती है कि मैंने महिलाओं के लिए ये किया वो किया, आज भी जो हालात है महिलाओं की बुरी हालात, अगर वो रिजर्वेशन नहीं रहता तो वो चुनाव में जो चीजें हुई है, ये भले ही अपने आप को गिनती में लेके आते हैं, मगर ये तो सबको पता है कि रिजर्वेशन केंद्र सरकार से जो 79-1 में आया था, वो चीजें, वो प्रावधान जो पंचायती राज चुनाव में, तो वो कांग्रेस का लाया हुआ। आज ये अपने आप को वो चीजों को भजाते हैं। रह गई बात, आज भी बिहार में महिलाओं को लेके जितनी योजनाएं हैं, जीविका दीदी का आप देख लीजिए, बेसिकली क्या है, आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे ना तो ये एक शुद्ध रूप से मतलब बिजनेस व्यू से बड़े बड़े इनके नेता लोग क्या है, वो एक चक्रवृद्धि ब्याज की तरह एक मकर जाल है, पूरे गांव में फैला हुआ है। उनको बिक्री पैसा वसूलना है और वो देते हैं। एक मोटा अमाउंट, मान लीजिए आप बीमार हो गए, इमरजेंसी में आपने उठा लिया पैसा, तो वो ऐसा जाल है कि उससे आप निकल नहीं सकते। तो आप बताइए ना कि भाई पूरे बिहार के गाँव की यही हाल है, तो आपने महिलाओं के लिए कौन सा काम किया? जो आप माँ बहन में भी, माँ बहन जो जीविका दीदी के थ्रू आप जो दे रहे हैं, ये 10,000 भी इन्होंने खुद कह रहे हैं कि मैंने तो वो उनको निवेश के रूप में दिया है। तो आप बताइए ना कि 10,000 में कौन सा रोजगार हो जाता है? आप एक बकरी भी खरीदने जाइएगा ना, तो बकरी का भी अगर कीमत देखिएगा तो 35,000, 40,000, 30,000 तक आता है। 10,000 में आपको बकरी भी नहीं मिलेगा। तो ये कौन सा गाँव में रोजगार करेंगे 10,000 में? आप अगर ठेला खरीदने जाइएगा, ठेला भी खरीदिएगा तो वो 15 से 20,000 में आता है। तो 10,000 रुपये में ये कौन सा महिलाओं का कल्याण कर रहे हैं? और 90% महिलाओं को जिनके बारे में बोल रहे हैं, एक ही घर में। लेकिन दिक्कत है, एक छोटी सी दिक्कत क्या है कि हर पार्टी चुनाव से पहले बड़े बड़े फॉर्म जो है भरवाती है। उसमें आपकी पार्टी भी है और मतलब या कोई दूसरी पार्टियां भी हैं। एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह उठता है, मैंने देखा जब मैं तेलंगाना इलेक्शन कवर कर रहा था उस टाइम पे मैंने देखा कि कांग्रेस की तरफ से भी 6 गारंटी को लेके फॉर्म भरवाए गए, लोगों को घर देने के फॉर्म भरवाए गए, लेकिन जब सरकार बन जाती है उन फॉर्म पे, उन सारी चीजों पे पूरा करते करते या उन पे जो है सोचते सोचते वो पूरा 5 साल का कार्यकाल निकल जाता है, लेकिन वो पूरी नहीं होती हैं। तो क्या गारंटी है इस बार कि जनता आप पर भरोसा करे, महागठबंधन पर भरोसा करे, ये सोच के कि वाकई ये शायद हमारा उद्धार कर देंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस ने जहां भी कहा, वो छत्तीसगढ़ हो या तेलंगाना हो, आप देखिए वो युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को भी पैसा मिल रहा है। बाकी चीजें जो भी स्कीम है, थोड़ी कोई चीजें में हो सकता है कि आगे पीछे थोड़ी टाइमिंग का लेट हुआ हो, मगर कभी भी आप, हम तो पंजाब, वो मध्य प्रदेश में थे 2018 में,
और 18 महीने के आसपास की सरकार थी। हमने ग्रामीणों से कहा था कि हम लोन माफ करेंगे और हमने करके दिया था। हाँ। हम 18 महीने में कर दिए। अब ये 17 महीना बिहार का आके देखिए ना भाई, हमको 17 महीने में जो काम करके हमने दिया इनको, ये 20 साल में नहीं कर पाए हैं। अब ये बात क्या करेंगे, महिलाओं की बात करते हैं। आप बताइए ना कि कहाँ कौन से महिलाओं को, आप एक एंटरप्रेन्योर का नाम बताइए जो महिलाओं को इन्होंने बनाया। एक महिला ऐसा कोई दिखाए बिहार में जिनको इन्होंने एक मतलब उसको बोलते हैं ना, एक एम्बल के रूप में भी उनको इंट्रोड्यूस कर दे। तो ये बात कहना, और आप देखिए हमारी जब सरकार आती है तो हम दिखाते हैं कैसे काम होता है। हमने नौकरियां बांट के दिखाई। हम बिहार में जब भी रहे और चीजों को देखिए, जिस समय का हमारा 17 महीने का टेन्योर आप उठा के देखिए कितनी नौकरियां हमने दी है। हम वैसे बातें नहीं करते हैं कि ये डबल इंजन की सरकार है, डबल बातें होती है, लोग आते हैं। आज जो हालात है बिहार को लेके, आप देखिए पलायन में कितना हालत खराब है। ट्रेन से कैसे आ रहा है, कैसे आदमी यहाँ आएगा। पलायन का मुद्दा बड़ी जोर शोर से इस बार जनसुराज ने भी उठाया। मैं आपके पास आऊंगा और मैं सवाल आपसे और लूंगा, क्योंकि 1 घंटे का आज हम चर्चा करनी है और मेरे पास सवाल बहुत है इन सारी चीजों को लेकर, और मैं चाहता हूं कि इस पे जो है पॉजिटिव चर्चा हो, क्योंकि हर चुनाव से पहले नारे तो बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, लेकिन उस चुनाव के बाद जो है वो हकीकत में नहीं बदल पाते, और ये सारी चीजें हो रही हैं। जनसुराज प्रवक्ता विनय मिश्रा भी हमारे साथ हैं। आपका इस्तकबाल है विनय जी। अभी जो तेजस्वी यादव की जो मां योजना है विनय जी, और एनडीए के जो वादों के बीच जनता के असली मुद्दे के खो गए हैं। जैसे अभी कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहे हैं उन मुद्दों की, कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि वो सारे मुद्दे जो हैं, चाहे पलायन वाला मुद्दा हो, चाहे ये जो 10,000 रुपए देने की बात चल रही है, 10,000 रुपए में क्या खरीद लेंगे, क्या जो है वो कर लेंगे। वो कह रहे हैं जीविका दीदी जैसी योजनाएं से जो ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें हो रही हैं, लेकिन अभी भी इस पे जो है बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है, बहुत सारे मंथन करने की जरूरत है। और वो शायद ऐसा लग रहा है कि सरकार में आने के बाद और सरकार में आने से पहले चीजें बिल्कुल अलग होती हैं। तो क्यों आप पर जनता यकीन करे, क्योंकि वादे तो आपकी तरफ से भी बहुत सारे किए गए हैं। एक देखिए क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पुरानी पार्टियां हैं, ये लोग वादे तो कर देती है, लेकिन कैसे पूरा करें इसका कैलकुलेशन भी नहीं करती है। तो ये सीधा एक मामला है कि बेवकूफ बनाने की कोशिश की जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख लो, माँ बहन योजना जो गठबंधन की, महागठबंधन की तरफ से है, उस योजना में 2,500 रुपया प्रति माह हर महिलाओं को जो 18 साल से ऊपर एज है उनको दिया जाएगा। आप वैसे अगर जनसंख्या देखते हैं तो 4 से 5 करोड़ आएगा बिहार महिलाओं का। प्रति माह जो देंगे कितना पैसा आएगा, 1.5 लाख करोड़ तक रुपया मान लीजिए को आता है प्रति पर ईयर। तो 1.5 लाख करोड़ रुपया कहाँ से बजट में आएगा, जबकि बिहार का बजट ही अपना 3.25 लाख करोड़ है। उसमें 1.5 लाख करोड़ तो मतलब की अपने प्लान होता है जिसमें और सब एक्सपेंस करना है। तो कहाँ से ये करेंगे? तो उधार लेंगे ना, वर्ल्ड बैंक से उधार लेंगे, केंद्र सरकार से उधार लेंगे, यही करेंगे, बोझ बढ़ाएंगे बिहार की जनता पर, और फिर क्या होगा? देखिए अगर देखिए बात वही है, प्लानिंग है नहीं कुछ, कोई ये समझते नहीं। क्योंकि मैं तो ग्राउंड पे देखा हूँ जो नेता है इनके, वो डेटा इकोनॉमिक्स पे बात ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि आज बैठे हैं मेरे साथ में ऐसे प्रवक्ता बैठे हुए हैं जिनसे मैं इन सारे मुद्दों पर बात करूंगा। तो मेरा पॉइंट वही है कि जो अगर आप कुछ बोलते हो तो उसका कैसे आप लाओगे पैसा, कहाँ से फ्लो आएगा। देखिए जनसुराज में हमने 5 वादे किए हैं, हर वादों के लिए कहाँ से पैसा आएगा पूरा हिसाब मेरे पास है। तो ये नहीं कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेइंग को हम बोल दिए, वोट लेके झूठ बोल के निकल जाए, ऐसी बात नहीं है। पूरी प्लानिंग हमारे पास है। और जैसा आपने बताया कि जीविका में 10,000 रुपए का योजना है, ये सब केवल चुनाव के लिए है। 10,000 रुपया में कोई कौन सा बिजनेस शुरू करेगा, आप खुद ही बताइए। और वो भी जो नीतीश जी की सरकार ने वादा किया था कि 2 लाख रुपया लोगों को दिया जाएगा, जो जीविका में बहने उनको दिया जाएगा, उसी का एक पार्ट जो जनसुराज इतने दिनों से आवाज उठा रही है कि आपने जो वादे किए वो भी पूरे नहीं किए, तो उसी का एक पार्ट 10,000 रुपया दिया जा रहा है। लेकिन कमाल ये है कि एनडीए हो या इंडिया गठबंधन, वो तो साफ तौर पर जनसुराज को ये कह रहा है कि इनके वादों पे लोग क्यों यकीन करेंगे, ये तो ना 3 में ना 13 में। बात ये है ना कि डर तो क्या सब लोग हैं। अब इनके पास क्या मुद्दा है कि हमसे क्या बात करेंगे। वही बात बोल रहे हैं कि बिहार में पहली एक पार्टी जनसुराज आई है जो कि पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। इस बार सारी पार्टियां पलायन रोकने के लिए, जॉब के लिए सारी पार्टियां बात कर रही है। पहले क्यों नहीं करती थी? इसीलिए कर रही है कि जनसुराज ने नैरेटिव पूरा बिहार में चेंज कर दिया। केवल डेवलपमेंट की, विकास की बात कर रहे हैं ये लोग। तो सब लोग देखिए हमसे प्रभावित हैं, पार्टी नहीं है तब भी, लेकिन पूरा एजेंडा बिहार का चेंज हो गया इस बार। ठीक है,
पंकज यादव जी, बड़ा अहम सवाल, कांग्रेस भी न्याय योजना के नाम पर चुनाव लड़ चुकी है। उसका हश्र बिहार में क्या हुआ हम सब ने देखा। अब चाहे बीजेपी हो, वो लाडली बहना योजना कहती है, कोई मैया सम्मान योजना कहती है, आप माँ बहन योजना कह लीजिए, लेकिन हर चुनाव में जनता को ये चीजें मिली हैं, ये सुनने को मिली हैं, ये देखने को मिली हैं, लेकिन धरातल पर क्या हुआ? कुछ भी नहीं। ऐसी आपकी भी एक योजना बिल्कुल जो है कांग्रेस की न्याय योजना, चुनाव लड़ चुकी हैं, उसका हश्र बिहार में क्या हो चुका है? नहीं, देखिए, बिहार में हमारी सरकार उस समय नहीं बनी थी। हम लोग तो कह ही रहे कि हम सरकार में आएंगे तो उन चीजों को हम क्रियान्वयन करेंगे। देखिए, पहले हम ऐसा नहीं बोल रहे कि जिस तरह से आप देखिए लगातार 20 साल विपक्ष में सरकार आके आप सुस्त क्यों हो जाते हैं? खाली सरकार में बैठेंगे तो ही काम करा पाएंगे, ये तो अच्छा नहीं लगता ना। क्योंकि अभी तो आप बार बार कहते हैं कि जीएसटी में जो सुधार हुआ वो राहुल गांधी ने कराया, ये वाली योजना राहुल गांधी ने कराई, क्योंकि हमने केंद्र को घेरा तो केंद्र ये मजबूर हुई करने के लिए। तो फिर विपक्ष में रहते हुए दूसरे राज्यों में आप ये करने में फेल क्यों हो जाते हैं? नहीं, कहीं फेल नहीं हुए। आप लगातार देखिए ना, लोकसभा से लेके सड़कों तक ही जो पार्टियां काम कर रही है। अभी 17 दिन का प्रोग्राम था ना राहुल गांधी जी ने, जो बिहार में जो काम 17 दिन में वो हुआ, वो 20 साल में नहीं हुआ था। आज जनता कॉलर पकड़ के नेता से पूछ रही है, 5 साल का हिसाब ले रही है, तो ड्यू टू राहुल गांधी। अगर जितनी काम आज जो बातें हो रही हैं डेवलपमेंट की, या जो भी चीजें बात कर रहे हैं, आज अपनी हक की बात कर रहे हैं, वो जनता वोट चोरी अधिकार जो यात्रा चली उसके बाद जो बदलाव हुए हैं, आप ये देख लीजिए। लगातार अभी तक किसी भी लीडर को अगर क्षेत्र में जा रहे हैं तो लगातार उनसे सवाल हो रहा, वो कोई पार्टी का हो। और सारे कमाल ये है कि जनसुराज भी इसी पे ताल ठोक रही है। हमारे मुंसिफ टीवी के नुमाइंदे ने जनसुराज के संस्थापक से इंटरव्यू किया और वो भी यही कह रहे हैं कि ये जो हम लोग जो जमीनी नेता लोग लेवल पे हम गए, लोगों से जाके संवाद स्थापित किया, गांव-गांव का हमने सफर किया, इस वजह से जनता आज उनसे सवाल पूछ रही है। किसकी बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि जनसुराज के संस्थापक से जब हमारी प्रशांत किशोर से आज हमारे मुंसिफ टीवी के एक रिपोर्टर ने बात की उनसे, तो वो भी यही कह रहे थे कि ये जो गांव में लोगों को हमने जागरूक करने का काम किया है और यही वजह है कि आज जनता जो है इन लोगों से सवाल पूछ रही है। पता नहीं, हमने तो देखा नहीं कौन से गांव में गए थे, वो पता नहीं कहाँ गए, बैठे हुए बता देंगे, मैं बिल्कुल सुनवाऊंगा मैं आपको। नहीं, हमको तो नहीं पता है। नहीं, मैं बता सकता हूँ। अरवल जिला, नहीं सुनिए ना, अरवल जिला में अबगिल्ला गांव है, जानते हैं आप? क्या गए हैं? कोई टीम है वहाँ पे? आपको तो बताइए, हम बात करते हैं। नहीं, हम बात करके बता देंगे उनका, मतलब सारी टीम का डिटेल तो मेरे पास नहीं है, मैं जरूर बता दूंगा आपको। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं ग्राउंड पे काम किया हूँ। शाहपुर विधानसभा में आप कोई गांव बताइए और वहां जाके ग्राउंड पे लोगों से बात कीजिए, तब आपको पता चलेगा। अच्छा, पटना में दीघा में कौन है बताइए? दीघा में हम रहते हैं। हम आपको नहीं, वो तो ये कह रहे हैं साफ तौर पर कि हमने इतने कई किलोमीटर की यात्रा की और उसके बाद में रैली की, बाकायदा पटना में एक बड़ी रैली करी उन्होंने, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने तो गांव-गांव का सफर किया है। नहीं, दीघा विधानसभा है सर, हम भी यही रहते हैं और हम लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं और हमेशा आपको सड़कों पे ही मिलेंगे। और दीघा का हर एक गली गली नुक्कड़ बोलिएगा तो हम बता देंगे, क्योंकि हमारा यहाँ राजनीति यही है। ठीक है, तो हम लोग को पता है ये सब चीजें। देखिए, सोशल मीडिया और मीडिया हाउस में बोलना बहुत आसान होता है, जब आप सड़कों पर रहिएगा ना तो बहुत अलग चीज है। अब पता नहीं आप जिनकी बात कर रहे हैं, अब वो तो हमको यहाँ कोई ऐसा लीडर नहीं दिखा। कौन कैंडिडेट है पता नहीं, अभी तक तो हमको उनका कैंडिडेट भी नहीं पता है दीघा में। अच्छा चलिए, मैं आऊंगा प्रशांत किशोर पे, अलग से सवाल कर लूंगा, लेकिन अब मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। मैया सम्मान योजना बीजेपी लेके आती है, आप माँ योजना लेके आते हैं, लाडली बहना योजना महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में चलाई जाती है, तो ये जो योजनाओं के सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं, लेकिन हश्र उनका क्या हो रहा है? बस वही सवाल है कि इस बार कैसे हम उम्मीद करें, या जनता कैसे उम्मीद करे कि बिल्कुल ये जो इंडिया गठबंधन है ये इस बार वादों पे खरा उतरेगा, ये जो न्याय देने की बात चल रही है ये वाकई न्याय दिया जाएगा? नहीं, आप पता कर लीजिए ना, झारखंड पड़ोसी राज्य है हमारा, कि हम उसमें सरकार में है, साथ में है, हम लोग काम कर रहे हैं लगातार। दूसरी बार सरकार बनी है तो हम लोगों ने काम किया है, और वहाँ के पता कर लीजिए कि उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। वो जाके आप महिलाओं से पूछिए, जो वहाँ की महिलाएं हैं उनसे बारे में पता कर लीजिए, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हुआ, मिल रहा है कि नहीं मिला। हम लोग कोई भी चीज झूठ बोलने का काम नहीं करते, और हमारे लीडर में
आपने देखा होगा पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अगर हम सरकार में, आप देख लीजिए जाके हिमाचल की क्या स्थिति थी, केंद्र से सरकार से पैसा नहीं मिला, फिर भी हम लोगों ने जो काम किया, जो डेवलपमेंट किया, वो एक आधारभूत संरचना का एक बहुत बड़ा मिसाल है। और ये तेलंगाना के अंदर हम लोगों ने जो काम किया, जहां भी हमने सरकार में रहा और जिन चीजों को हमने वायदे किए, सबसे पहला प्रायोरिटी होता है, वो राहुल गांधी जी का ही निर्देश है कि सरकार बढ़ते ही सबसे पहले जो आपने वायदे किए हैं उसको आप फुलफिल करके आप तुरंत हमको इन्फॉर्म करिए कि कौन कौन सी योजनाएं आपने लाई थे और कौन कौन सी योजनाएं को संचालित कर रहे हैं और सारी योजनाएं को कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं। वो बाकायदा उनको नोटिफिकेशन देना पड़ता है कि हाँ मैंने ये चीजें कहा था और ये चीजें कर दिया, ये इतने दिन में हो जाएगा, बाकायदा उसका बनता है। तो ऐसे बोलना और चीजों को कहना, और बिहार में आप देखिए, यानी कि आप बिहार की जनता को आश्वस्त करते हैं कि आप जो है अगर सरकार में आते हैं तो ये हवाई बातें नहीं रहेंगी, इस पर काम होगा, नहीं है ना? पूरी तरह पूरी ईमानदारी से। वो देखिए जनता ऐसे नहीं है, आज 20 साल का जो करप्शन है वो दिख रहा है, जो सड़कों पे आज जो डिमांड हो रही है, चाहे जितनी चर्चाएं हो रही हैं, आज देखिए ना इतने लोग उतरे हुए हैं एनडीए से, मंत्री, मिनिस्टर, सरकार, बिहार सरकार, बगल की सरकार, सारे लोग उतरे, तब पर भी उनको लोगों की क्या स्थिति हो गई है, उनको गांव में घुसने में मुश्किल हो रहा है, लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो सवाल तो एक ही हो रहा है ना कि भाई आपने 20 साल में किया क्या। अविनाश जी जुड़ गए हमारे साथ, अविनाश पासवान जुड़ गए। 20 साल का लेखा जोखा इनके पास जरूर होगा, जो आप दावे लगा रहे हैं। अविनाश जी इस्तकबाल है आपका। मैं एक सर, हाँ मैं सुन रहा हूँ। जी हम बता रहे हैं। पटना के एमपी और यहाँ के जितने एमपी एमएलए हैं सारे इनके हैं। तो ये जहां हम रहते हैं वो 35 साल से एमएलए है, और वो 35 साल में एक नाम जो बता दे, जो वो दीघा विधानसभा में चौरसिया जी यहाँ विधायक है, बगल में नितिन नवीन है। आपने बड़ा सा फोटो देखा होगा, एक ट्रक जो है पुल के नीचे रोड है उसमें घुस गया। मतलब आए दिन ही घटनाएं हैं, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हो रही है। ये वो पड़ता बांकीपुर, ये दीघा है, उसके बगल में पटना साहिब है, और ये आपको क्या बोलते हैं एक और विधानसभा है। ये चारों विधानसभा में इनके लगातार एमएलए, और बुरी हालत है पटना की। आपको मैं बता रहा हूँ, आज सप्लाई का पानी तक नहीं है। आप समझिए कि मेट्रो सिटी बना दिया इन्होंने, और मोदी जी आते हैं तो बोलते हैं शुगर मिल का हम चाय पियेंगे। उस शुगर मिल का पता ही नहीं है कब बनेगा। ये तीसरा टाइम नहीं, 56 बार आ चुके हैं। अविनाश जी सवाल बड़ा अहम है। हालांकि मैं मोदी जी को लेकर आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन सरकार आपकी है तो जवाबदेही भी आपकी है। डबल इंजन सरकार पर सीधे तौर पर आज तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े इल्जाम लगाए, बोले डबल इंजन की सरकार नहीं है, यह डबल बोझ की सरकार है जिसने लोगों पर डबल बोझ डाला है। तो डबल इंजन की सरकार पर तेजस्वी यादव ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के, पलायन के, बेरोजगारी के, तो क्या जेडीयू इसे स्वीकार करती है या इससे इनकार करती है? अगर इससे इनकार है तो इसके पीछे क्या कारण है ये भी आपको बताने पड़ेंगे। जनता भी आपको सुन रही है, मैं भी आपको सुन रहा हूं, साथी प्रवक्ता भी आपको सुन रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस डिबेट से आज कुछ हल निकल के जाए, क्योंकि लगातार 20 साल से आपकी सरकार और लगातार इस तरह के इल्जाम, हालांकि नीतीश कुमार पर डायरेक्ट नहीं लग पाए लेकिन आपके सरकार पर लगे हैं, तो जवाबदेही आपकी है। बिल्कुल जवाबदेही हमारी है, और मैं इसका आंसर भी दूंगा जी। और सबसे पहले तो मैं नमस्कार करता हूं आपके माध्यम से पूरी बिहार की जनता को और फेलो पैनलिस्ट को भी। देखिए, सबसे पहली बात आपने कहा कि 20 साल में जो हमारी एनडीए की सरकार है उसके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, अगर ऐसी बात होती तो आप समझिए कि 20 साल से जिस तरीके से बिहार की जनता हम पे विश्वास जता रही है, अगर हमने पहले कुछ सालों में कुछ काम नहीं किया होता, एक टर्म में, 2 टर्म में, मान लीजिए 2 टर्म में नहीं समझ में आया, 3 टर्म में भी नहीं समझ में आया जब तक, और चौथा टर्म हमारा चल रहा है, तो अगर ऐसा कुछ होता, बिहार की जनता देखती हमें और उनको लगता कि जिस मकसद से हमने इनको सत्ता में बैठाया हुआ है, जिस मकसद से हमने इसको चुन के भेजा हुआ है, काम नहीं हो रहा है, तो बिहार की जनता किसी न किसी चुनाव में तो हमको नीचे गिरा ही देती। आप समझिए, चाहे पिछली बार 2020 में भी हमारे पास 43 सीट्स थी, बट उसके अलावा भी एनडीए सरकार ने, एनडीए जो गठबंधन है, उन्होंने जानबूझ के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को अपना चेहरा बनाते हुए और उनको मुख्यमंत्री के पद पे बैठाया। कारण ये है कि बिहार की जनता को सिर्फ एक ही चेहरा दिखता है, वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। अगर अभी तेजस्वी जी, हाँ जी बताइए। अगर मान लीजिए आपकी 20 साल की सरकार में इतने काम हुए हैं, इतना सब कुछ हुआ है,
तो फिर भी आज ये पलायन वाला मुद्दा आपका पीछा क्यों नहीं छोड़ पा रहा है? यानी कि पलायन रोकने में नाकाम रहे आप। उसके अलावा बेरोजगारी, जिसको लेकर हमेशा कहा जाता है, तेजस्वी यादव तो आंकड़े पेश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इतने करोड़ तो लोग जो हैं वो केंद्र सरकार मान रही है कि ये जो है इनकी आमदनी जो है इतनी ज्यादा नीचे है और ये सिर्फ इतने से पैसे कमाने के लिए दिल्ली का रुख कर रहे हैं, तेलंगाना का रुख कर रहे हैं और महाराष्ट्र का रुख कर रहे हैं। देखिए, लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, हाँ, और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए, चाहे वो शिक्षा हो चाहे वो रोजगार हो। मैं इस बात में बिल्कुल आपके साथ हूं कि ये बात सही है, बट इसको पलायन कह देना इज नॉट करेक्ट। उसका रीजन ये है कि पलायन को अगर हम देखें तो पलायन का मतलब ये होता है कि जब आप किसी भय से, किसी कारणवश से, चाहे वो पॉलिटिकल प्रेशर हो या फिर आपके जान मान पे खतरा हो, इस कारणों से जब आप परिवार के साथ निकलते हैं घर से, हाँ, और इस मकसद से निकलते हैं कि मैं आ रहा हूँ विनय मिश्रा जी, दोबारा नहीं आना है। हाँ भाई, यहाँ पे तो दोबारा नहीं आना है, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब सब कुछ बेच के निकलो, जान बचे तो लाखों पाए वाला हिसाब। हाँ, ये वाली परिभाषा पता नहीं क्यों कांग्रेस वाले नहीं समझ पा रहे और जनसुराज वाले भी नहीं समझ पा रहे। बार बार पलायन पलायन का मुद्दा इन्होंने छेड़ रखा है। पलायन कहना गलत है, उसको प्रवास कहिए आप। और मैं अगर वो प्रवास कहेंगे तो मैं उनके साथ हूँ, उनका समर्थन भी करता हूँ कि हाँ, मैं मानता हूँ। पंकज जी, अब से प्रवास कहिए आप जो है गलत परिभाषा पेश कर रहे हैं इसकी सब। प्रवास कहिए, पलायन, क्योंकि अगर प्रवास नहीं होता तो किस तरीके से लोग बाहर से बिहार में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि लोग बाहर जाके जो भी धन दौलत है उसको कमा के अपने परिवार के साथ वापस, ठीक है, क्योंकि उनका परिवार यहाँ पे है। ठीक। और पहले क्या था, वो परिवार को लेके यहाँ से चले जाते थे और अब वापस आके परिवार के साथ अपने चलिए ठीक है। ये एक नई चीज सुनने को मिली है, क्योंकि अभी तक जो है ये आपके विपक्ष वालों ने जो है इसकी बिल्कुल गलत परिभाषा कर रखी थी। मैं बिल्कुल इस पे आऊंगा। एक तो विनय मिश्रा जी, अपनी परिभाषा अब सुधार लीजिए। आपने पूरे मुद्दे पे 3 साल जो है पलायन किया, ये कांग्रेस वाले भी बड़े पलायन कर रहे थे, तो अब जो है एक तो ये पलायन के मुद्दे पर आपका क्या कहना है? दूसरा, क्या बिहार के विकास की चर्चा सिर्फ चुनावी मौसम तक सीमित रह गई है क्या? नहीं, मैं इस पे थोड़ा बात करूंगा। हाँ, कि देखिए, पलायन का जो डिफिनेशन हमारे फेलो पैनलिस्ट बता रहे हैं, हाँ, तो इसमें इकोनॉमिक प्रेशर भी होता है, केवल पॉलिटिकल प्रेशर से लोग नहीं जाते, इकोनॉमिक प्रेशर भी है। और जो आप बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी के लिए लोग बाहर जा रहे हैं, तो अपॉर्चुनिटी बड़ी हो तो बात समझ में आती है, लेकिन अगर 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए कोई बाहर जाता है, वहां पे जाके सब्जी बेच रहा है, ठेला चला रहा है, ऐसा काम कर रहा है, दरवान बन के खड़ा है, ऐसा काम कर रहा है, तो वो इकोनॉमिक प्रेशर माना जाता है, वो भी पलायन है। तो पहले तो जेडीयू को और अरे भाई, लेकिन डर के मारे थोड़ी ना जा रहे हैं, ये भी तो सवाल है ना, जो वो बात कर रहे हैं कि डर के मारे थोड़ी ना जा रहे हैं। अरे डर के, इकोनॉमिक प्रेशर क्या है कि आप सरवाइव नहीं करते हैं, प्रेशर ऑफ सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल का प्रेशर डर नहीं होता है, डर क्या, आप बंदूक से गोली खाओगे तभी डर होगा। ये अगर सर्वाइवल का प्रेशर है और उसमें कोई छोड़ के जा रहा है 10-15 हजार रुपए की नौकरी के लिए, ये भी एक प्रेशर है और ये भी पलायन ही माना जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि बिहार में अभी तक क्या हुआ है, क्योंकि पुरानी पार्टियां अपना कुछ ना कुछ बोलेंगे, हमने ये किया वो किया, सबको मौका मिल चुका है बिहार में काम करने का। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस को नहीं मिला है, आरजेडी को नहीं मिला, जेडीयू को नहीं मिला, बीजेपी को नहीं मिला, सबको मौका मिल चुका है। यहाँ पे देखिए, इलेक्शन क्यों लड़ा जाता है, क्यों जनसुराज पिक्चर में आज के दिन में है? कारण ये है कि जैसे जेडीयू के हमारे प्रवक्ता ने बताया कि क्यों बार बार लोग चुने जा रहे हैं। कारण यह है कि हमारे यहाँ सिचुएशन ये है कि जब नेता की चुनने की, वोटिंग की बात आती है, तो 2 खराब लोगों में से कम खराब को चुनने की बात होती है, और जनसुराज आने से अच्छे नेता आ रहे हैं। तो इस बार केवल 2 खराब में से कम खराब को नहीं चुना है। लेकिन आपने भी तो बहुत सारे जेडीयू, कांग्रेस, बीजेपी सबके नेताओं को रख लिया है ना अपने पास में, तो यानी कि खराब आपके पास भी पहुंच गए अब। नहीं, जो खराब, देखिए, हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर गलती से हमारे पास खराब नेता आ गए, उनको आप हराइए। जनसुराज ये चीज बोल रही है, और गलती से भी मेरे पास आ गए तो उनको आप हराइए। लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ कि बिहार में इस पर बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, एक अंडर करेंट है जिसको कि ये पार्टियां समझ नहीं पा रही हैं। ठीक है पंकज यादव, पलायन के मुद्दे पे आप अपनी परिभाषा बताइए, और दूसरा कि क्या कांग्रेस गठबंधन में रहते हुए ये जो आरजेडी के वादे जो किए जा रहे हैं, इसको पूरी तरीके से समर्थन देती है, या ये सिर्फ आरजेडी की बातें हो रही हैं? क्योंकि अभी तक आपकी तरफ से जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ना, वो देखने को नहीं मिला है। आप भले ही कहते रहें कि नहीं हमारी तरफ से सब ठीक है, अब तो हमने जो है सारे नेता भी उतार दिए हैं और ये सारी चीजें हैं। आप और मैं खुद डिबेट में बैठे हुए थे बड़ी खबर में, और हमने बात की थी इस पे कि क्या आपका कोऑर्डिनेशन खराब है, और इन सारे मुद्दों पर हमने चर्चा की थी। और आपके
ने खुद ने कहा था कि अब जो है हमारे बहुत सारे नेता जो एक सीट पे दो हो रहे हैं वो जल्दी वापस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो क्या इस मामले पे ये जो मां योजना और ये जो सारी योजनाएं आज तेजस्वी यादव ने की, कांग्रेस की तरफ से उसके पूरा समर्थन है या सिर्फ हम इसे पॉलिटिकल स्टंट माने? नहीं, महागठबंधन को पूरा समर्थन है। जितने महागठबंधन में टीम पार्टियां हैं सारे लोग एक साथ वो बातें हो रही है, उसमें कहीं ये इफ बट नोट नहीं है। रह गई बात आप जिसकी बात कर रहे हैं, तो कोऑर्डिनेशन में भी कोई कमी नहीं है। कल आपका इसका जवाब भी मिल जाएगा, संयुक्त प्रेस होगा और सारी चीजें आपको डिटेल में मिल जाएगी। दूसरी बात कि मैं जदयू के प्रवक्ता भाई से मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ कि बिहार की पर कैपिटल मतलब कहते हैं ना एक आदमी की इनकम से क्या पर कैपिटल इनकम सब समझते हैं, जितने बैठे हैं सब पैनलिस्ट समझते हैं, कोई दिक्कत की बात क्या? हाँ जी क्या है वो बता दीजिए। क्यों लोग बाहर जा रहे हैं? अपने घर परिवार अपना जमीन छोड़ के वो क्यों जाता है? वो मजबूरी में जाता है। ये इसलिए जाता है कि बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो, उसके फैमिली हेल्थ बैकग्राउंड ठीक रहे। अभी अच्छा, एक नई परिभाषा मैं आपसे चाहता हूं। उन्होंने तो अपनी पलायन की परिभाषा बता दी। अब ये जो हमारे यहाँ पे अमेरिका में बहुत सारे लोग गए हुए हैं हिंदुस्तान से, तो क्या वो पलायन करके गए हुए हैं जिन्हें बेड़ियों में लाया गया था? अगर आपको याद हो तो ये सारी चीजें सऊदी अरेबिया में, दुबई में और दूसरी जगह काम करते हैं, इनको क्या कहा जाएगा? नहीं तो ये तो जवाब सरकार में ये है, डबल इंजन की सरकार है। वो तो कह रहे हैं ना कि वो भी आर्थिक हालात से गए हुए हैं, चीजों को अपने कमाई के लिए गए हुए हैं, ये भी गए हुए हैं। तो वो अब समझ लीजिए कि क्या स्थिति है। वो तो छोड़ दीजिए ना, जो वहां जाके वो उनकी जिल्लत होती है। अभी ट्रेन से आ रहे थे 2 मर गए, इससे पहले गुजरात में 25 वो तो आप बदनाम कर रहे हैं। ट्रेनों में कोई भीड़ नहीं थी इस बार, तो डब्बों की छत पे नहीं दिखाई दिए लोग बाग, बिल्कुल भीड़ नहीं थी। पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। अब अगर कोई चश्मा लगा ले, काला दिखे नहीं उनको, अगर उनके आंख खराब हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? मगर पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। कहीं भी आप देख लीजिएगा जो हालात 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थी, लेकिन विपक्ष का चश्मा पहना हुआ ना आपने, तो आपको दिख नहीं रही है। हाँ बात सही है। ये चीजें से आपने बोला 12,000 की बात है। टोटल ट्रेन इंडिया में 13,000 कुछ चलती है, जो 12,000 बिहार में चल रही थी। अब वो जो ट्रेन के ऊपर और जो लटक के आ रहे थे, पता नहीं उनको ट्रेन दिखा ही नहीं उस ट्रेन में, मतलब इनको लगा कि यही एक ट्रेन जा रही है। 12,000 ट्रेनें प्लेटफॉर्म पे लगी रह गई, कोई देखने वाला उसमें जाने वाला आदमी। अविनाश पासवान, मैं आपके पास आऊंगा। अब ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। आप तीनों मेरे साथ बने रहे। मैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, जल्द वापस हो रहा हूँ।